हेलो दोस्तों, मैं हूं कनिष्क अग्रवाल फ्रॉम लेगाप्रेन्योर, आपका लीगल साथी। आज की वीडियो के अंदर हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स या एडवोकेट्स तो वाकिफ काफ़ी हैं, पर वो लॉ स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप कर रहे हैं या जो लॉयर्स अभी एडवोकेट्स बने ही हैं नए नए, उनको छोटी छोटी बातों को लेके कोर्ट के अंदर एम्बैरेसमेंट फेस होती है या फिर सीनियर्स की डांट का शिकार बनना पड़ता है और कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड मेरा कॉन्फिडेंस है कि इस वीडियो के एंड तक आपको इतनी सारी कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में पता चल जाएगा कि जिससे जब आप अगली बार कोर्ट में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही लेवल पर होगा। तो बिना डिले करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक कोर्ट का इन्वायरमेंट बहुत इंटिमिडेटिंग हो सकता है बहुत बार, क्योंकि वहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, आपसे बहुत एक्सपीरियंस एडवोकेट्स आपके सामने हो सकते हैं, आपके ऑपोजिट हो सकते हैं। तो बहुत लोगों के लिए ये इन्वायरमेंट इंटिमिडेटिंग होता है। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा अपनी फाइल या अपने केस के फैक्ट्स को लेके थॉरो रहना है। कोर्ट के अंदर जज या मजिस्ट्रेट आपसे लॉ के प्रोविजंस के बारे में बहुत स्ट्रांग होना एक्सपेक्ट नहीं करते, पर आपसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अपनी केस की फाइल के फैक्ट्स अच्छे से पता हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यंग एडवोकेट्स जो अभी अभी एडवोकेट्स बने हों या लॉ इंटर्न्स। दोनों से यही एक्सपेक्ट होता है कि चाहे उन्हें लॉ के प्रोविजंस नहीं पते बट फैक्ट्स अच्छे से पता हों। सो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी किसी केस के लिए भेजा जाए कोर्ट, आपको उस केस के फैक्ट्स थॉरोली पता हो। एक टॉपिक और जिस पे यंग एडवोकेट्स और खासकर कि लॉ इंटर्न्स मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि जब उनके सीनियर्स उन्हें इंस्ट्रक्शन देकर कोर्ट में भेजते हैं तो वो गलत स्टैंड पे या गलत साइड खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही एम्बैरेसमेंट का टॉपिक होता है बहुत बार, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि मेरे साथ भी एक बार ये हुआ था। तो आपको इन्हीं टाइप के एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम अब समझाएंगे आपको कि जब आप पिटिशनर या डिफेंडेंट हैं तो आपको किस कोर्ट में किस साइड आपको कहाँ खड़ा होना होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब भी आप अगर पिटिशनर, कंप्लेनेंट, एप्लीकेंट के लिए अगर अपीयर हो रहे हैं तो आपको जज को फेस करते हुए लेफ्ट साइड पे खड़ा होना है, ताकि जज जब आपको देखे तब आप जज के राइट हैंड साइड पे हो। सिमिलरली जब आप डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट की तरफ से अपीयर हो रहे हैं तो आपको जज को फेस करते हुए राइट साइड पे खड़ा होना है, ताकि जज जब आपको फेस कर रहे हो तो आप उनके लेफ्ट हैंड पे हो। अब आते हैं हाई कोर्ट के ऊपर। दोस्तों, हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पोजीशन होती है उससे रिवर्स पोजीशन हाई कोर्ट के अंदर होती है। सो अगर आप पिटिशनर हैं या फिर आप प्लेंटिफ हैं तो आपको राइट साइड पे खड़ा होना होता है जज को फेस करते हुए, और अगर आप डिफेंडेंट हैं या रिस्पोंडेंट हैं तो आपको लेफ्ट साइड खड़ा होना होता है। यूजुअली ये चीज़ अपील्स के लिए अप्लाई नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं जो सीधा हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में जाते हैं और हाई कोर्ट में ओरिजिनल साइड जो केसेस सुने जाते हैं। सो अपील के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट अगर ओरिजिनल साइड केस है तो पिटिशनर या प्लेंटिफ को राइट साइड पे खड़ा होना है हाई कोर्ट में, और डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट को लेफ्ट साइड पे खड़ा होना है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि है क्रॉस सूट्स। मान लीजिए आपने एक केस फाइल कर रखा है जिसके अंदर आप हैं पिटिशनर और सामने वाला है रिस्पोंडेंट। अब उस पर्सन ने आपके ऊपर क्रॉस सूट फाइल कर दिया है जिसके अंदर वो है पिटिशनर और आप है रिस्पोंडेंट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब क्रॉस सूट वाला केस को कॉल किया जाए या उसके बारे में डिस्कस हो रहा हो तो आपको अपनी जगह पलटनी है। आप फिर रिस्पोंडेंट बन जाएंगे और वो बन जाएगा पिटिशनर। तो इस चीज़ के बारे में भी बहुत बार हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए अपील करी गई है, आप थे पिटिशनर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और सामने वाला था रिस्पोंडेंट। अब इस केस के अंदर अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट अपील कर रहा है किसी भी डिसीजन के जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया है, तो पहले वो राइट साइड पे था, अब भी वो राइट साइड पे ही खड़ा होगा। बट अगर कोई
पिटिशनर है जो कोर्ट के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, अब अगर वो अपील कर रहा है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो लेफ्ट में खड़ा होता था, अब वो राइट साइड पे खड़ा होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। मैंने थोड़ा सा डायग्राम वगैरह पिक्चर्स भी शो करने की कोशिश करी हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो अपने कन्फ्यूजन अपने पास ना रखिए, कमेंट सेक्शन में डालिए और उसका आंसर मैं दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी बात के लिए अब आपको कभी भी एम्बैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी या किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, और आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन से पर्सन को किस साइड खड़ा होना होता है। अगला टॉपिक जिसकी वजह से बहुत बार नए एडवोकेट्स को या इंटर्न्स को प्रॉब्लम होती है, जो कि है मैटर हो गया, लेट पहुंचे, अब क्या करें। कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, अगर आप कोर्ट गए हैं और किसी मैटर के अंदर गलती से आप लेट पहुंचे किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप ये तो देखेंगे नहीं कि मैटर का ऑर्डर कब अपलोड होगा वेबसाइट पे, आप आपके सीनियर को अपने बता पाएंगे। सीनियर ने तो आपको 1 घंटे के अंदर कॉल करना है कि बताओ भाई मैटर के अंदर क्या हुआ है। ऐसे केस के अंदर पैनिक मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि हर कोर्ट के अंदर एक रीडर होता है। आप रीडर के पास जा सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैटर के अंदर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगी है या नहीं लगी है, मैटर क्या अभी सिर्फ पास ओवर हुआ है, सामने वाली पार्टी ने अपनी अपीयरेंस दी थी कि नहीं दी थी, और मैटर के अंदर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी गई हैं। रीडर साहब के पास एक कॉज लिस्ट होती है यूजुअली, और जैसे जैसे मैटर होता रहता है तो उसके अंदर वो मार्किंग करते रहते हैं कि भाई इस डेट की, इस मैटर के अंदर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ये है। पता आप सब कुछ कर सकते हैं, ये मैं हैक आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें कोर्ट पहुँचने में देरी हो जाती है और मैटर के अंदर कोई एडवर्स सिचुएशन ना हो जाए, आप उस चीज़ के बारे में जान के अपने सीनियर को बता सकें। इसके अंदर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रीडर जो है वो कोर्ट को असिस्ट कर रहा होता है, तो जो भी आपके सवाल हैं वो एक बारी में जाके पूछिएगा, और आपको ये ज़रूर देखना है कि रीडर साहब जब प्रोसीडिंग से या जज साहब को असिस्ट ना कर रहे हों, आप सारे सवाल तब एक बारी में उनसे पूछ लें। आई होप इसकी वजह से आपको क्लैरिटी आई हो, और अगली बार अगर आपकी कोर्ट डेट मिस भी हो जाए लेट पहुंचने की वजह से, तो आपको एम्बैरेसमेंट या प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है लास्ट मिनट प्रिपरेशन। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सीनियर अगर आपको अपीयर होने के लिए कोर्ट में बोलते हैं तो आपको ब्लैंक होके कभी भी कोर्ट में नहीं जाना है। मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बोला था कि आपको फैक्ट्स पता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको लॉ इतने अच्छे से आता हो कि नहीं आता हो, क्योंकि जज आपसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको फैक्ट ज़रूर पता हो। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि बिल्कुल शाम को आपको फाइल मिली है और आपको बोला गया है कि इस मैटर के अंदर अपीयर होना है, देख लेना क्या करना है, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि लास्ट ऑर्डर या ऑर्डर्स में क्या हुआ था। आई वुड सजेस्ट कि 2 या 3 ऑर्डर्स ज़रूर पढ़ लें लास्ट। अगर फाइल के अंदर नहीं लगे हुए हैं तो ऑनलाइन वो ऑर्डर्स निकाल लें। ज़्यादातर कोर्ट्स ऑनलाइन हो चुकी हैं, ऑर्डर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। दूसरी बात, अपीयर होने से पहले फैक्ट्स को ज़रूर जान लें, और चाहे रात को चाहे सुबह अपने सीनियर से एक बार उस मैटर की ब्रीफ में डिस्कशन ज़रूर कर लें फॉर द लास्ट मिनट प्रिपरेशन। अब आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, एक टर्म नहीं 2 टर्म्स, इनके बीच में इंटर्न्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो कि है पास ओवर या एडजर्नमेंट। मान लीजिए आपके सीनियर ने आपको बोला है कि इस मैटर में कल चले जाना और पास ओवर ले लेना, और मैं उसी कोर्ट में होऊंगा। अब बहुत बार इंटर्न्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास ओवर क्या है और एडजर्नमेंट क्या है। पास ओवर वो होता है कि जिसके अंदर आपका आइटम नंबर जब भी कॉल आउट हो तो आप कोर्ट के आगे जाएं, आप कोर्ट को बोलें कि मेरे सीनियर इस मैटर के अंदर बिजी हैं या अभी आ रहे हैं या रास्ते में हैं, तो प्लीज़ मैटर को पास ओवर कर दीजिए। पास ओवर के अंदर क्या होता है, जब एक मैटर पास ओवर किया जाता है तो कोर्ट पूरी लिस्ट के सारे मैटर्स को एक बार लेती है, और उसके बाद जब वो लिस्ट खत्म हो जाती है फिर से वो लिस्ट को 1 नंबर से शुरू करती है, और जो जो पास ओवर मैटर्स होते हैं उनको लेती है। यूजुअली पास ओवर जब दूसरी बार आता है, जब मैटर पास ओवर हो जाता है तो दूसरी बार तक लॉयर्स या सीनियर्स आ जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं एडजर्नमेंट के ऊपर।
जब आपको कोई सीनियर ये बोले कि एडजर्नमेंट ले लो, तो उसके अंदर आपको कोर्ट के आगे जाके एडजर्नमेंट सीख करनी पड़ती है। बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, एडजर्नमेंट जब भी आपके सीनियर बोलें कि कोर्ट से लेनी है, तो आपको ये ज़रूर पूछना है कि सर मुझे स्टेट क्या करना है रीज़न एडजर्नमेंट लेने के लिए। तो आपको सीनियर बताएंगे कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं बीमार हूँ, या फिर वो आउट ऑफ स्टेशन है, जो भी उसका रीज़न होगा वो आपको बताएंगे। आपको वही रीज़न्स कोर्ट के आगे जाके स्टेट करना है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जब कोर्ट बोल देता है कि मैं एडजर्नमेंट नहीं दूंगा, आप अपने सीनियर से इंस्ट्रक्शन लेके आइए। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी केस के अंदर भी आपको अपने सीनियर से पूछना है कि सर अगर एडजर्नमेंट ना मिल रही हो तो मैं क्या करूं, और कोर्ट से क्या मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपसे इंस्ट्रक्शन सीख कर लूं। आपको अपना दिमाग खुद चलाना है, एंड यू लॉ इज ऑलवेज अबाउट थिंकिंग ऑन योर फीट। सो उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल कीजिए। आई होप पास ओवर और एडजर्नमेंट के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आया हो। पास ओवर के अंदर एडजर्नमेंट सीख नहीं करनी होती है, ये अब आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हाउ टू एड्रेस अ जज। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है, आपको कोई वैल्यू इनपुट मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं कि आपको जज को कैसे एड्रेस करना है, कैसे बात करनी है। आप जब भी कोर्ट के अंदर जाएं, अगर आप एडवोकेट बन चुके हैं और आपका बार एसोसिएशन के अंदर ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, सो मेक श्योर यू आर वियरिंग अ बैंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आप जज को एड्रेस करें तो आप हमेशा अपनी आवाज़ में क्लैरिटी लेके आइएगा। आप अगर बहुत धीरे धीरे से बोलेंगे तो जज आपको बार बार पूछेंगे और हो सकता है इरिटेट भी हो जाएं। तो जिस चीज़ के लिए आपको डांट नहीं भी पड़नी थी, उसके लिए अननेसेसरी आपको जज से डांट पड़ जाए। आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए फाइल के। मैं बार बार आपको रिट्रेट कर रहा हूँ दैट आपको अपने फैक्ट से, केस के फैक्ट से थॉरो होना है। एटलीस्ट पिछले 2-3 ऑर्डर ज़रूर पढ़ के जाइएगा कभी भी, जब भी आप किसी केस में जज के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। जहाँ तक जज को एड्रेस करने की बात है, इंटर्न्स और नए एडवोकेट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि वो लॉर्डशिप या योर ऑनर करके ही उनको एड्रेस करें। योर ऑनर इज़ एक्चुअली अ एप्रोप्रिएट टर्म जो आपको एड्रेस करना चाहिए जजेस के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, स्पेशली दिल्ली के अंदर, जनाब भी बोला जाता है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दिस टू लॉ इंटर्न्स एंड टू द न्यू एडवोकेट्स कि उन्हें जनाब बोल के एड्रेस करें। सो यू कैन ऑलवेज से योर ऑनर। आइए आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ गेटिंग सर्टिफाइड कॉपी। वेल, बहुत बार होता है सीनियर्स आपको बोलेंगे कि भाई कल तुम इस कोर्ट के अंदर जा रहे हो तो सर्टिफाइड कॉपी इस केस के अंदर अप्लाई कर देना। आपको अंधाधुंध होकर बिना किसी इंस्ट्रक्शन के लिए सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने नहीं पहुंचना है, और फिर आप वहां पे अपने सीनियर को फ़ोन करेंगे, सर ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। आपको डांट अलग पड़ेगी और आपका इंप्रेशन अलग खराब होगा अपने सीनियर के ऊपर। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आप पहली बात तो ये पूछें कि क्रिमिनल की है या सिविल केस की है, क्योंकि क्रिमिनल का सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म अलग होता है और सिविल का सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म अलग होता है। दूसरी चीज़ आपको ये पूछना है कि कौन से ऑर्डर, किस उस केस के अंदर पर्टिकुलर ऑर्डर की डेट्स की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी है, कि आपको जजमेंट की अप्लाई करनी है, कि आपको प्लीडिंग्स की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी है। क्योंकि हर सर्टिफाइड कॉपी की एक कॉस्ट होती है, और अगर आपने पूरी फाइल की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी तो अच्छे खासे छित्तर पड़ेंगे आपके सीनियर से। आपको आप ऑफिस में रहकर ही पूरा भरें, क्योंकि आपको शायद नहीं पता होगा सर्टिफाइड कॉपी वो ही एडवोकेट अप्लाई कर सकता है जिसका वकालतनामा उस केस के अंदर रजिस्टर्ड हो। सो कोई भी पर्सन, ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम पर्सन किसी भी केस के अंदर सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकता है। सिर्फ वही वकील फाइल कर सकते हैं सर्टिफाइड कॉपी के लिए जिनका वकालतनामा उस केस के अंदर लगा हुआ है। सो सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म पूरा का पूरा फिल कीजिए, अपने सीनियर से चेक कराइए, उनसे साइन कराइए, और फिर वो सर्टिफाइड कॉपी का जो फॉर्म है वो आपको कोर्ट लेके जाना पड़ता है। कोर्ट में रीडर्स आपको देना होता है वो सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म। वो साइन किया जाता है जज के द्वारा कि वो अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करी जा सकती है। फिर आपको वो लेके जाना पड़ता है काउंटर के ऊपर, रिसेप्शन पे या इंक्वायरी काउंटर के ऊपर। वहां आपको वो सर्टिफाइड कॉपी का फॉर्म जमा कराना होता है, जिससे आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। सर्टिफाइड कॉपी यूजुअली
1 हफ्ते से 15 दिन के बीच में मिलती है, बहुत बार डेट्स आगे बढ़ती भी हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रैक रखना पड़ेगा कि वो सर्टिफाइड कॉपी आपको कब मिल रही है। इसको जल्दी से सम अप करने के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई क्यों करते हैं। बहुत बार कोर्ट के अंदर, जैसे अब तो ई कोर्ट्स हो गई हैं, तो हमें कोर्ट के ऑर्डर्स मिल जाते हैं कोर्ट की वेबसाइट से। पहले ऐसा नहीं होता था, बट आज के टाइम पे भी अगर आपको कोई भी अपील फाइल करनी है तो जो जजमेंट है वो आप कोर्ट के ऑर्डर्स या कोर्ट की वेबसाइट से निकाल के कोर्ट उसकी अपील फाइल नहीं कर सकते हो। आपको वो जजमेंट सर्टिफाइड कॉपी ही चाहिए होती है कोर्ट की स्टैम्प के साथ, ताकि आप उस जजमेंट को लेके कोर्ट जा सको और अपील कर सको। इसलिए सर्टिफाइड कॉपी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इस टॉपिक से आपको क्लैरिटी मिली हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिए। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में आपके साथ। मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लीगल एंटरप्रेन्योर फ्रेंड फ्रॉम लेगाप्रेन्योर।